अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। कल तक जो पीडीएम इस्तीफे देने के हवाले से बड़ी मुत्तहिद नजर आ रही थी, अब उसके हवाले से खबर ये आई है सामने कि वो मौजूदा सियासी और मौसमी हालात के पेश नज़र लॉन्ग मार्च भी मौखर करने जा रही है। जलसों में मिलने वाली नाकामी और अपने ही बनाए गए प्लान पर डट कर खड़े होने वाली ये जो पीडीएम है, क्या हुकूमत को मजीद मजबूत कर रही है? इस किस्म के इक़दाम उठाकर जिस तरह से वो पै दर पे अपने फैसलों से यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है, इसके बाद हुकूमत की कैपेसिटी कहां पर जाकर खड़ी होती है और जो इक़दाम उठाए जा रहे थे, जो फैसले लिए जा रहे थे पीडीएम की जानिब से, वो कितने सूदमंद उनके लिए साबित हो सकते हैं? प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले इस पर बात करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की, जिन्होंने पहले ही रोज कुर्सी सदारत संभालने के बाद 15 सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए हैं। उनमें ज्यादा से ज्यादा हुक्मनामे वो हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को कलअदम करार दिया गया है। अब आपको याद होगा कि साबिक सदर की पॉलिसियों से न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया में भी ये पॉलिसियां जो हैं वो असरअंदाज होती हुई दिखाई दी। लिहाजा अब जो बाइडन के फैसले अमेरिका और मुस्लिम ममालिक के लिए कैसे साबित होंगे, इस पर भी हम अपने एक्सपर्ट्स का तज्जिया लेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि किस तरह डिसइंफो लैब ने भारत का एक और जाली फोरम बेनकाब किया। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नासिर बेगताई साहब, एनबीसी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन कर रही हैं एंकर पर्सन तज्जियाकार आयशा बख्श साहिबा भी, साथ ही साथ डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। पैनल में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी और एंकर पर्सन तज्जियाकार आयशा बख्श साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ, अनीका निसार साहिबा भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से, जिसने इस्तीफों के बाद हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च भी मौखर कर दिया है और अब पीडीएम रहनुमाओं की जानिब से मौक़िफ़ ही सामने आ रहा है कि फरवरी में चूंकि सर्दी ज्यादा होगी, दर्जा हरारत जो है उसमें कमी वाक़ होगी, लिहाजा बेहतर है कि सियासी टेम्परेचर को थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया जाए। कारकुनान को मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग मार्च है वो सेनेट इंतखाबात की वजह से थोड़ा सा मौखर कर दिया जाए, क्योंकि इसके बायस शायद के सेनेट मार्च की जो तैयारियां हैं उसमें एक खलल पैदा हो सकता है। लेकिन पैदर पे होने वाले जो फैसले हैं, चाहे वो 31 जनवरी के इस्तीफे हों या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जो कि हुकूमत के खिलाफ किया जाना था, क्या इस किस्म के फैसलों के बाद जो अपोजिशन की सियासत है वो कमजोर होती दिखाई दे रही है और इससे हुकूमत जो है वो मजीद पुरएतमाद हो जाएगी? नासिर बेगताई साहब, ये जो फैसला सामना है पीडीएम की तरफ से कि अब मौखर किया जा सकता है लॉन्ग मार्च को, आप समझते हैं कि मजीद ये पुरएतमाद कर देगी हुकूमत को? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। हुकूमत तो खुद अपने बोझ तले दब रही है, अपनी गलतियां इतनी कर रही है वो कि उसको हिज़्ब इख्तिलाफ की नाकामी है, उन गलतियों को वो कैश नहीं कर पा रही। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक़ है, वो हमने पहले भी, शायद आपको याद होगा, आपका सवाल था आर या पार मरियम के हवाले से, तो हमने उस दिन भी कहा था ना ये आर होगा ना ये पार होगा, ना इस्तीफे आएंगे ना लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च हुआ भी एक आध दिन का होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। ये भी कहा था हमने कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा, ये भी कहा था सेनेट के इंतखाबात से कोई नहीं भागेगा, क्योंकि हाउस को खाली छोड़ना सियासत नहीं है, एडवेंचरिज्म है। और ये एडवेंचरिज्म मेरा ख्याल है आसिफ जरदारी साहब की जो फ़िलासफ़ी है वो प्रिवेल कर गई, बल्कि उनकी भी नहीं है, बेनज़ीर भुट्टो की फ़िलासफ़ी है कि इंतखाबात से नहीं भागा जाए, बाइकआउट ना किया जाए, हर इंतखाब में हिस्सा ले जाए, चाहे वो पार्टी के नाम पर लें या आवाम दोस्त के नाम पर लें। चुनांचे वतन दोस्त भी आए, वतन हक़ परस्त भी आए, इस तरह के गैर जमाती इंतखाबात भी हुए और पार्टी बेस पर थे लेकिन पार्टी के नाम पे नहीं थे। तो पीडीएम इंटरनल फ़िलासफ़ियों का क्लैश बनी, लेकिन आखिर मुझे लगता है कि जरदारी साहब ने प्रिवेल किया और वो कायल कर लिया उन्होंने कि इस्तीफ़े ना दिए जाएँ, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर सेनेट को मुकम्मल किया जाए। सेनेट को मुकम्मल करने के बाद फिर मिल के बैठेंगे, देखेंगे क्या सूरत हाल है। मुझे नहीं लगता कि आगे बात बढ़ेगी। हमने उस वक्त भी कहा था कि बहुत सर्दी होगी, बहुत हालात दिगरगू होंगे सर्दी की वजह से, और सर्दी का अंदाज़ा आपने कर लिया इलेक्शन कमीशन के सामने। तो मुझे नहीं लगा हुकूमत की जो गलतियाँ हैं वो बड़ी फाश गलतियाँ हो रही हैं। आज भी बिजली गिरा दी गई है, अच्छी खासी बिजली गिरी है आज भी, तो लेकिन अपोजिशन की नाकामी है कि उन गलतियों को कैश नहीं कर रही।
जन्नत साहब, ऑपोजिशन की तरफ से इस किस्म के दावे और भड़के क्यों मारी जाती हैं जब वो अपने ही किए गए फैसलों पर स्टैंड नहीं ले पाते? जैसे कि एनबीसी ने भी फरमाया कि हम पहले ही कह चुके थे कि मौसम सर्द होगा, कारकुनान को निकालना इतना आसान नहीं होगा। आज उसी को जवाब बना के ये प्लान मौखर किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह हुकूमत ने बेशुमार गलतियां की और जो हालात थे, वैसे तो ऑपोजिशन के लिए बहुत मसला नहीं होना चाहिए था लोगों की सपोर्ट मस्टर करना, लेकिन लगता यह है कि इनके अपने अंदर ही इत्तफाक राय नहीं है, क्योंकि अपनी सफ़ों में जब आपके इत्तेहाद ना हो, इत्तफाक ना हो और मुफादात आपके मुख्तलिफ हों, और हैं, नज़र आता है कि हर पार्टी के अपनी अपनी सोच और अपने मुफादात हैं, तो फिर उन हालात में आप देख लीजिए कि हर किसी का किबला अपना मुख्तलिफ, वो बात बनती नहीं। कुछ जो बयानिए थे उन्होंने भी इनको, मैं समझता हूँ कि इनके लिए वो नुकसानदेह साबित हुए। इन्होंने मसलन लाहौर का जलसा जो है वो इसी बयानी की वजह से इनके वो खराब हुआ, क्योंकि लाहौर में इस तरह की सोच जो है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती। गुजरांवाला का जलसा इनका बड़ा अच्छा था उसके बाद, और जो अभी ये इन्होंने एहतजाज किया वो तो बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ, होता था। लोग वहां पे राशन लेने के लिए आए हुए थे, और इस एहतजाज के बाद तो मेरा ख्याल है ये खुद भी डिमोरलाइज हो गए होंगे, सोच में होंगे कि अब क्या किया जाए। तो वो जो इत्तेहाद नहीं है इनकी सफ़ों में, वो सबसे बड़ा, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी रुकावट वही रही। और फिर बाज़ के बयानिए जो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़ बढ़ के बयानिए देते रहे, वो भी मेरा ख्याल है इनको ले बैठे। तो अब सूरत हाल ये है कि इनको कोई और अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी सोचनी होगी। मैंने जो असेसमेंट की उससे मुझे ये लगता था, कब इन्होंने सारे अपने जो इनकी जो कुछ भी सोच है वो सारे, जैसे कहते हैं कि एग्स जो है एक ही बास्केट, और वो इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिए। अब अल्लाह पे भरोसा है कि अगर इलेक्शन कमीशन इनकी मदद करे, इनको निकाल के बाहर करे, तो इनके मामला चल गए, वरना खुद मेरा अपना अंदाजा है कि ये शिकस्त खा बैठे और चुप हो गए हैं, क्योंकि एक दूसरे को कायल नहीं कर सके अपनी स्ट्रेटजी को। आयशा, न सिर्फ एक दूसरे को कायल कर सके, क्या आप ये समझती हैं कि आवाम को भी उस तरह से कायल ना कर सके अपने एहतजाज और अपने जलसों की सूरत में, जिस तरह से दावे किए गए थे? क्या ये भी एक मुस्बत पहलू है? मतलब यानी कि अगर मुझको रख दे एक साइड पर कि मौसम का जो टेम्परेचर है, इस वजह से भी कहा जा रहा है कि मौखर कर दिया जाए? ज़रिया, बहुत शुक्रिया। अवाम साथ तब चलते हैं जब अवाम को ये पता चले या ये समझ में आ जाए कि जो बात हो रही है वो हमारे लिए हो रही है, हमारे हक में हो रही है, हमें इससे कोई फ़ायदा होगा, ऐसा नज़र नहीं आता। अगर हम पीडीएम को ये मार्जिन देना भी चाहें कि आज मौसम ऐसा है, कल मौसम वैसा हो जाएगा, हमारे कारकुन सफ़र करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नवंबर में जीबी के इंतखाब के वक्त से लेकर अब तक की सूरत हाल देखें, हर गुजरता दिन पीडीएम को मज़ीद कन्फ्यूज दिखा रहा है। उनकी स्ट्रेटेजी खुलकर और वाज़ेह होकर नहीं आ रही। वही बात जो पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान कर रहे थे कि मफादात मुख्तलिफ हैं, हमें कितनी ज़ोर से आगे चलना है और उससे हमें क्या हासिल होगा। हमने देखा सिर्फ एक महीने की तकरीरों ने जो प्रेशर बिल्डअप किया था, किस तरह उसके बाद गुब्बारे से हवा निकली। सो हमें मिलेगा क्या और चला क्या जाएगा इतना जोर डालने से, इस पर फोकस ज्यादा है। इंडिविजुअली सियासी जमातें अपना केस लड़ रही हैं, बिहाइंड द डोर्स राब्ते और यकीन दहानियां उनको उतना पुश देते हैं जितना वो समझ रहे हैं कि हमें इस पुश की ज़रूरत है। उसी हिसाब से दर्जा हरारत ऊपर और नीचे हो रहा है। मैं नहीं समझती कि फिलहाल इस लॉन्ग मार्च को लेकर कोई स्ट्रेटेजी है। हुकूमत खुद ये कहती है कि अपोजिशन हमसे ताउन करेगी तो हम अपोजिशन से ताउन करेंगे। सिर्फ इस बात को फोकस रखें। और गुज़िश्ता हफ्ते 10 दिन की अगर जो कुछ हमारे मीडिया में रिपोर्ट हो रहा था, हमारे सियासतदान कब बोलते हैं, कब खामोश हो जाते हैं, क्यों बोलते हैं और क्यों खामोश हो जाते हैं। 2000 का ब्रॉडशीट का मुआहदा और उसके बाद की अगले 4-5 साल की सियासत बड़ा खोल कर रख रही है कि जब वो खुद एक्सपोज होने लगते हैं वो हर तरह की डील कर लेते हैं। और जब वो डील करते हैं तो जितने भी वो करप्ट हैं, जितने भी गंदे हैं, वो पाक साफ होकर वॉशिंग मशीन से निकलकर इस निजाम के अंदर मौजूद हैं। 2 केस बड़े वाज़ेह होकर सामने आते हैं, इसहाक डार का, आफ्ताब शेरपाओ का। वो किस जगह मौजूद थे, क्या उनके मामलात थे और किस तरह से वो इस निजाम में फिर अगले 15-20 साल के लिए के अंदर हमें मुख्तलिफ पोजीशंस पर नजर आते हैं। सेनेट इंतखाब अगर स्मूथली हो जाता है, कानून साजी के लिए अददी बर्तरी हासिल हो जाती है हुकूमत को, दुनिया को दिखाने को और शायद हुकूमत को खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए तो लगेगा कि जी हाँ जी बहुत कंफर्टेबल है सब कुछ और पूरे तमाद। लेकिन पूरे एतमाद उस वक्त होंगे जब ट्रांसलेट होगी हुकूमत की काबिलियत, सलाहियत और कारकर्दगी अवाम को मिलने वाली सहूलत में। बिजली, गैस, आटा, चीनी, बजट सर पे होगा मार्च के इंतखाब के बाद। जून में बजट है,
आप सोचें अवाम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, नौकरियों की हालात क्या हैं। सो अवाम को सहूलत मिलेगी तो हुकूमत को एतमाद मिल सकता है। अगर सहूलत वहां नहीं है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, डिलीवरी ऑपोजिशन को जब नजर आएगा कि उनके लिए कुछ है तो आप समझ लीजिए कि हुकूमत को एक एतमाद मिल सकता है कि वो आने वाले नए इलेक्शन के लिए भी किस तरह से अवाम के सामने वोट के लिए जाएंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये जिस तरीके से स्ट्रेटेजी हमें नजर आ रही है अब पीडीएम की, फैसले ले लेते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन तो है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्या गवर्नमेंट को फायदा दे रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट को फायदा दे रही है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को नुकसान ही हो रहा है, जितना डिले भी हो। अगर लॉन्ग मार्च में इस्तीफे डिले होते हैं तो टर्मोइल उतनी देर ज्यादा रहेगा, बातचीत उतनी ज्यादा रहेगी। एक दफा जो होना था हो जाता, गवर्नमेंट बात जाती, निकल जाती, बात तो क्लियर हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑपोजिशन को भी नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट इस वक्त फॉरेन फंडिंग में फंस रही है, गवर्नमेंट ब्रॉडशीट में फंस रही है। तो जब गवर्नमेंट ऐसी जगहों पर फंस रही है तो बेवजह जोर लगाने की तो जरूरत नहीं है। पहले देख लें इलेक्शन कमीशन क्या करता है वहां पर। हर हफ्ते में 3 दिन हियरिंग्स तो शुरू हो गई हैं जो 6 साल नहीं हो रही थी। और दूसरी बात यह है कि इसी तरह ब्रॉडशीट पे भी आज हुकूमत को एक रिटायर्ड जज के जेरे तमाम कमीशन तो बनाना पड़ गया, अब उसमें सब आ जाएंगे। तो मैं नहीं समझता हुकूमत को कोई फायदा हो रहा है। लेकिन पीडीएम कमजोर हो रहा है, ये बात आपकी मैं मानता हूँ कि पीडीएम कमजोर हो रहा है। पीडीएम ने अपनी टाइमलाइन सोच समझ के तय नहीं की है, अपनी हुकूमत अमली सोच समझ के तय नहीं की है। अब उसकी जो भी वजह थी, कौन कसूरवार था, ये एक अलग बात है। लेकिन इतनी बड़ी सियासी जमातों के साथ तो हम ये तवक्को नहीं करते हैं कि वो ऐसे फैसले करेंगी कि उन्हें बाद में पता लगेगा कि सेनेट तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता, लिहाजा हमें सेनेट का इलेक्शन तो इसलिए लड़ना पड़ेगा कि कौमी असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, सेनेट तो डिसॉल्व ही नहीं होगा, परमानेंट हाउस है। ये बात तो पहले पता होनी चाहिए थी। और फिर अगर हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाब का कार्ड खेला है तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए था कि ये सीटें खाली पड़ी हैं और अगर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन करा सकती है तो ये ज़िमनी क्यों नहीं कराएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर हुकूमत ने उन्हें सरप्राइज दिया है तो उन्हें इन सरप्राइज को पहले अपने जहन में रखना चाहिए था। जो गलती पीडीएम से हुई है और उसका हुकूमत को उतना नहीं हो सका क्योंकि नए स्कैंडल ब्रॉडशीट और फॉरेन फंडिंग ने उस फायदे को उस तरह नहीं ट्रांसलेट होने दिया जिस तरह हो जाना चाहिए था। ज्यादा 50-50 गेम है, दोनों को ही नुकसान हुआ है। वो कहते हैं लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम, दोनों ही बराबर नुकसान में नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो वनीका वाकई बराबरी का नुकसान है, कहीं पर भी विन विन सिचुएशन आपको नजर नहीं आ रही? देखिए, मेरे ये बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं ज़रिए आपके पीडीएम जीत रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की आवाम जीत रही है या नहीं जीत रही। मुझे तो दोनों अतराफ पाकिस्तान की आवाम का फिक्र करने वाले और पाकिस्तान की आवाम का सोचने वाले नज़र नहीं आ रहे। मैं ये बात किसी रीज़न से कर रही हूँ। आज आपके सामने है, बिजली महंगी हो गई, इससे पहले पेट्रोल महंगा हो गया था, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई थी। वो कह रहे हैं कि देखिए नहीं, माजी की हुकूमतों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी वजह से बड़ा मसला हो रहा है और इसीलिए हम लोगों को कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 2.5 साल से आपकी हुकूमत है। वी अंडरस्टैंड आपको बहुत सारी मुश्किलात हैं हुकूमत को, लेकिन संभालनी तो अब आपने ही है ना। अब बार बार 2.5 साल बाद भी आप पिछली हुकूमतों के ऊपर ब्लेम करके अपने आप को बरीज़िम्मा नहीं करार दे सकते। तो यहाँ तो अवाम के मसाइल नहीं समझे जा रहे एट दिस पॉइंट इन टाइम। आटा, चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की कीमतें, अद्वियात की कीमतें, ये सारी आपके सामने हैं। अब ज़रा दूसरी तरफ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ के पीडीएम वाले लोगों ने कहा था कि देखें जी, हम जो है ना वो जब आएंगे तो और जब हम बात करेंगे एहतजाज के अंदर तो हम आवाम की बात करेंगे। महंगाई कितनी हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कितने ज़्यादा मसाइल दिए इस अवाम को, हमने जो तरक्की की थी वो सारी की सारी गुम हो गई है, वो सारी की सारी खा गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जब एहतजाज होना शुरू हुए हैं तो बातें क्या हुई हैं बातें शुरू ये हुई हैं कि देखें जी, फला ने इलेक्शन के अंदर धांधली की, हम लोगों के वालिद के साथ ये हो गया, या फिर
جو ہماری حکومت تھی اسے سبوٹاج کیا گیا یا اس حکومت کو لانے والا کوئی اور ہے؟ عوامی مسائل آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں ذریعہ اس احتجاج کے اندر بھی؟ وہ مجھے 26-27 نکات یاد آ رہے ہیں اس اپوزیشن کے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے ستمبر میں دیے تھے. ان 26-27 نکات میں سے کتنے نکات پہ بات ہو رہی ہے؟ مجھے تو ہر احتجاج میں ایک ہی بات ہوتے ہوئے سنائی دیتی ہے کہ جی ہم سے الیکشن چوری کر لیا گیا. ٹھیک ہے, اب حکومت بھی نااہل ہے, ٹھیک ہے مان لے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر حکومت نااہل ہے تو 5 سال میں خود پروف کر دے گی, اگلی دفعہ نہیں آئے گی, نو پرابلم. آپ اگلے انتخابات کی تیاری کریں اور آپ ایز اپوزیشن حکومت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہیں, تاکہ کل کو عوام آپ سے اگر پوچھیں کہ بھائی حکومت تو نااہل تھی, حکومت تو جیسے بھی تھی, آپ نے اپنا کتنا کردار نبھا لیا ایز اپوزیشن. اپوزیشن کے اندر شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, اپوزیشن کے جو لیڈران ہوتے ہیں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں حکومت کو لائن پر رکھنے پہ. تو یہ سارے کے سارے کردار اپوزیشن بھی ادھر استعمال کری ہے. تو عوام کا سننے والا دونوں سائیڈ پہ کوئی نہیں ہے, آپ فکر نہیں کریں, آپ اکیلی ہیں, میں اکیلی ہوں, ہم سب اکیلے. ٹھیک ہے, آپ ہی کا پوائنٹ لے کے میں یہ سیگمنٹ کنکلوڈ کروں گی کہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ اپوزیشن جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا پھر جو گورنمنٹ ہے وہ بازی مارتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے, کیونکہ وعدے تو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ حکومت نے کیے ہیں, وعدے اپوزیشن نے بھی کیے ہیں کہ جن کی ووٹوں کو لے کر یہ پارلیمنٹ تک پہنچی, نیوانوں میں آ کر بیٹھی ہے, تو انہوں نے بھی اپوزیشن کا کردار اسی طرح سے پلے کرنا ہے جس طرح سے اگر حکومت نے پرفارم کرنا ہے, گورننس کے معاملات کو بہتر کرنا ہے اور ڈیلیوری دکھانی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ پرفارمنس شو کریں, گورننس کا نظام بہتر کریں تاکہ عوام خوش ہو, اور آنے والے الیکشن میں اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے تو پھر آپ کو ووٹ دیا جائے. مجھے بڑھنا ایک بریک کی طرف, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ناظرین, نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے جیسے ہی کرسی صدارت کا عہدہ سنبھالا ہے, اس کے ساتھ ہی انہوں نے 15 صدارتی جو حکم نامے ہیں ان پر دستخط کیے ہیں. ان صدارتی حکم ناموں میں جو کچھ اہم حکم نامے ہیں ان میں متنازع سفری پابندیوں کے خاتمے کا معاملہ, اور ساتھ ہی ساتھ پیرس ماحولیاتی معاہدے کی بحالی اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے منصوبے پر روک دیا ہے. یہ جو دیوار کی تعمیر کا منصوبہ تھا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں اس کا آغاز ہوا, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی اور سرکاری وسائل جو ہے اس کا ضیاع کیا جا رہا ہے, بہتر ہے کہ اس کو عوام کیا جائے, ان کی فلاح پر لگایا جائے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پر ان کا صدارتی حکم نامہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے, لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ اگر ہم بات کریں تو وہ ایسے مسلم ممالک جہاں پر تارکین وطن کے حوالے سے بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی, اب ان ممالک پر سے وہ جو سفری پابندی ہے اس کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. ان فیصلوں کے بعد, ان نئے 15 صدارتی حکم ناموں کے بعد اور آنے والی مستقبل کی اسٹریٹجی پر اگر ہم بات کریں تو امریکہ کا دنیا میں اب کردار کیسا ہوگا, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. جنرل صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. یہ جو صدارتی حکم نامے ہیں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی نئے صدر منتخب ہوتے ہیں وہ پرانے جو صدر ہیں ان کے کئی فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں اپنے فیصلوں کی صورت میں, لیکن جو آج حکم نامے انہوں نے جن پر دستخط کیے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک بہتری کا اشارہ دیتے ہیں. بالکل, بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو بھی فیصلے کیے, انٹرنیشنلی بہت سارے فیصلوں پہ اعتراض تھا, ان کے اپنے اتحادی ان سے منہ موڑتے رہے. جیسے ایران کے ساتھ معاہدہ جب انہوں نے ختم کیا تو یورپین کنٹریز جو ان کے ساتھ تھے معاہدے میں, انہوں نے ساتھ نہیں دیا, انہوں نے اس معاہدے کو آج دن تک اسی طرح ہولڈ کیا, اور وہ ایران سے بھی اپیل کرتے رہے کہ آپ اس پہ قائم رہیں. اور باقی بھی اسی طرح آپ کہہ لیجیے, اب یہ پیرس کا جو پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ جو تھا, اس میں سے یہ باہر نکلنے کا بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلہ تھا, اور اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی اس پہ. اب ان کا واپس جانا لازمی امریکہ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اتحادیوں کے قریب لائے گا اور ایک مین اسٹریم پالیٹکس شروع ہوں گی. یہ رویہ ہے ایک مہذب دنیا میں رہنے کا کہ آپ ایک تہذیب یافتہ قوم کے طور پہ فیصلوں کی پاسداری کریں, اپنے ایگریمنٹس کی پاسداری کریں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یک طرفہ فیصلے کرتا تھا, اور اس میں بہت دفعہ متانت نظر نہیں آتی تھی, خود غرضی لگتی تھی. تو یہ چیزیں امریکہ کے اپنے امیج کے لیے اچھی نہیں تھی, جو میرا خیال ہے کہ اب بہتر ہونا شروع ہوگا, اور لگتا یہی ہے کہ دنیا کی سیاست میں کچھ بہتری آئے. این بی سی آج کے فیصلے کے بعد یہ فیصلے اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ مستقبل میں کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے, نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ اس سے جڑے اس خطے کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے بھی. سب سے بہترین تو جو میں دیکھ رہا تھا لائیو براڈ کاسٹنگ میں, وہ تھا وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ روم ایکٹیویٹ کر دیا گیا. کل وہاں جرنلسٹ بیٹھے تھے, سوال ہو رہے تھے, ہنسی خوشی جواب دیے جا رہے تھے,
तलब सवालों का जवाब दिया जा रहा था। तो अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी का जो स्टाइल है उसकी तरफ वापस जा रहा है। ये 4 साल का जो अरसा गुजरा ये बहुत ख़तरनाक अरसा था। ये ट्विटर पॉलिसी, ट्विटर खारजा पॉलिसी, ट्विटर इंटरनल पॉलिसी, ट्विटर इकनॉमिक पॉलिसी, मैंने ताल्लुक़ तोड़ लिया, मैंने मैक्सिको को तबाह कर दिया, यूरोप की ऐसी की तैसी, ये सब चल रहा था। और हमसे कहता था कि हम सालिसी करा देंगे। हमसे 1 साल पहले का मेरे पास अभी थ्रो बैक आया है, उसने कहा पाकिस्तान अमेरिका इतने करीब कभी नहीं थे जितने आज हैं। इतना बड़ा झूठ वो बोल गया और हम वाह करते रहे। हम कभी करीब नहीं हुए। उन्होंने हमसे यकीनी तौर पर 2019 में आर्मी ट्रेनिंग की जो प्रोग्राम था रेस्टोर किया था, अदरवाइज़ कुछ रेस्टोर नहीं किया। हमारे पैसे खा के बैठे हैं वो। अब डेमोक्रेट्स ने जो किया है इस पर अच्छा ज़्यादा मैं ऊपर उम्मीद यूँ नहीं हूँ कि डेमोक्रेट्स की पॉलिसी है, ख़ास पॉलिसी है, और वो पॉलिसी क्या साउथ एशिया में अभी तक जिक्र नहीं आया उसका। मतलब पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया, इंडिया का जिक्र नहीं आया, अगरचे बातचीत मोदी से उनकी हो चुकी है इंतखाबात के बाद। 17 बेहतरीन हुक्मनामे निकाले उन्होंने, फरमान जारी किए हैं, और उनमें बेशतर ट्रम्प की मुख्तलिफ पॉलिसियों को ख़त्म करने वाले हैं। WHO में वापसी, मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर जो सफ़र की पाबंदी थी उसका खात्मा, कोरोना का मसला, इंटरनल माहौलियाती बहुत अच्छे। लेकिन मैं जो अमल में क्या हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। 17 ऐसे अफराद दफ्तर ख़ारजा में और इंटरनल पॉलिसीज़ में, इकनॉमी में और साउथ एशिया के डिवीज़न्स को सरबराही करेंगे जो इंडियंस ओरिजिन के हैं। अब ज़ाहिर वो अमरीकी हैं, अब इंडियन तो नहीं रहे, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है साउथ एशियन डिपार्टमेंट, उसका डायरेक्टर एक इंडियन ओरिजिन का है। देखिए कहीं ना कहीं वफादारी निकलेगी, कहीं ना कहीं मोहब्बत नज़र आती है, कहीं ना कहीं कमला हैरिसन अपने आप को कमला देवी हैरिसन कहती हैं। कल का हाल आप देख लें आप, तो पूरा नाम उन्होंने लिया है अपना। तो फिर डेमोक्रेट्स की अपनी पॉलिसी ह्यूमन राइट्स के बारे में। इसराइल को वो कहते हैं कि हम यरूशलेम को, बैतुल मुक़द्दस को दारुल हुकूमत रहने देंगे। वही पॉलिसी चलेगी मिडल ईस्ट के अंदर जो ट्रम्प की पॉलिसी थी। बहुत से मुल्कों में ट्रम्प की पॉलिसी, इंडिया के साथ जो पॉलिसी ट्रम्प की थी बेहतरीन ताल्लुकात की, वो कंटिन्यू करेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स के मसले पर डेमोक्रेट्स का अपना रिकॉर्ड है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ अच्छे फैसले भी हैं और कुछ माजी के वो फैसले भी हैं जिस पर नए अमेरिकी सदर जो हैं वो उनको एज पर कंटिन्यू करेंगे, तो एक बैलेंस नजर आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि तमाम के तमाम फैसले सबके हक में जाएंगे। ठीक है अनिका, यहाँ पर NBC ने मिडिल ईस्ट की बात की, मैं आऊंगी अमेरिका के यूरोपीय यूनियन और इससे अलग होने वाले मुल्क बरतानिया के साथ मामले की। उस पर अभी खामोशी का हाल बरकरार है, वहां पर कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आई है। वहां पे भी कोई पॉजिटिविटी आप देख रही हैं इन फ्यूचर? देखिए सबसे पहले तो जरा हमें सदर ट्रंप और सदर बाइडेन का मवाजना करना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहने को बहुत ही अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए बड़े एक अजीबोगरीब और बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के अमेरिकी सदर के तौर पर सामने आए। एक ऐसे सदर जिन्होंने अमेरिका में फूट डाल दी, ऐसी डिवीजन क्रिएट कर दी जिसको सिविल वॉर के बाद पुर करने की हमेशा से कोशिशें की जा रही थी। और ओबामा के आने के बाद ये सोचा गया था कि शायद अब अमेरिका इतना जेल टुगेदर हो चुका है कि उसके बाद अब इसको कोई इस तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा कि सफ़ेद लोग अलग, स्याफाम लोग अलग। लेकिन ऐसा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने किया, यानी समहाउ द अदर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस थी, चाहे आप उसको ग्रेट अमेरिका से वाइट वॉश करने की कोशिश करें, लेकिन इस डिवीजन की एक्सेप्टेंस थी। लेकिन सदर ट्रंप चाहे जितने खराब सदर हों, उनके ज़माने में जंगें जो हैं वो नहीं की गई। इसी को वो अपनी बहुत बड़ी एक विक्ट्री के तौर पर भी मानते हैं कि देखिए बाकी सारे सदर आए, उन्होंने जंगें की या जंगों को आगे बढ़ाया, जंगों को तरवीज दी, मैं जंगों को ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। आज तकरीबन 2500 के करीब ट्रूप्स रह गए अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के, जो कि आज से 3-4 हफ्ते पहले तक 5000 तक थे। तो वो सदर ट्रंप इस बात का क्रेडिट जरूर लेते हैं। अब जरा जो बाइडेन की तरफ आते हैं। जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा के टाइम पर, और ये बड़े तवील अरसे से अमरीकी सियासत का हिस्सा हैं। ये बहुत करीब हैं अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे। और ये याद रखिए कि जब सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की, तो उन्हीं की टीम के बहुत सारे लोग जो वहाँ गए थे, उनमें से कुछ ने मुझे बताया
کہ وہاں ہم لوگوں کو جو اسٹیبلشمنٹ کے ہارڈ کور لوگ تھے ان کی طرف سے کوئی بہت زیادہ ویلکم بیہیویئر نہیں نظر آ رہا تھا. صدر ٹرمپ کا بیہیویئر ذرا مختلف تھا, وہ انکنونشنل قسم کے صدر تھے, اس لیے ہمیں ویلکم بھی کر رہے تھے. تو بہت ساری باتوں کے اندر جہاں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو, وہاں ہم لوگوں کو ایٹ لیسٹ جو جنگ ہے اور ڈو مور کا مطالبہ ہے اس سے ذرا ہم الگ رہے. آج ہی جو کہ سیکریٹری آف ڈیفنس بنیں گے امریکہ کے, لوئڈ آسٹن ان کا نام ہے, وہ 4 اسٹار ریٹائرڈ جنرل ہیں, انہوں نے پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا. وہ پتہ پھینک دیا ڈو مور والا, انہوں نے بڑی تعریفیں کی, تعریفوں کے پل باندھے. پاکستان نے جو ہے ٹیررزم کے خلاف بڑا اچھا کام کیا ہے, پاکستان جو ہے وہ ریجنل سٹیبلٹی میں بڑا کام کر رہا ہے, افغانستان کے معاملے میں بڑا کام کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کو اپنے ملک کو دوسرے ممالک کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنا ہوگا. یہ بات انہوں نے انڈیا کے لیے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ حالانکہ یہاں سے کلبھوشن یادو پکڑا گیا ہے, اسٹیٹ ٹیررزم کشمیر کے اندر ہو رہی ہے. چلیں ریزرو یور کمنٹس, پھر میں نے نیکسٹ اس ڈسنفو لیب کے معاملے پر بھی آنا نکلا. Let me just quickly wind it down کہ امریکہ کو یہ نظر نہیں آیا کہ کتنے عرصے سے بھارت جو ہے وہ فیک پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے, کتنی ساری چیزیں کر رہا ہے, بھارت کے بارے میں کچھ نہیں کہا, لیکن امریکہ نے پاکستان سے ڈو مور کے مطالبہ کر دیا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو all good and a bed of roses کے طور پر دیکھیں. We have to be very careful. مزمل صاحب پھر یہاں پر میں اشارہ دوں گی, اس طرف کا ساؤتھ ایشیا پالیسی پاکستان کے ساتھ تعلقات, اور پھر ڈیفینڈ یہ بھی کر رہا ہے کہ ایک 8 برس کا قانونی جو ہے وہ معاہدہ نکالا جائے گا تارکین وطن کو شہری دینے کے حوالے سے, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جس میں جو جن کی پیدائش وہاں پر ہوئی ہے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بہتر طریقے سے جو ہے وہ احکامات جاری کیے جائیں گے. تو کچھ بہتر ہوگا اب وہاں پر؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ہی امریکہ نے پاکستان کو 9/11 کے بعد ساؤتھ ایشیا ریجن کے اپنے ڈیسک سے نکال دیا تھا. اب ان کا جو ڈیسک ساؤتھ ایشیا کو دیکھتا ہے وہ پاکستان کو نہیں دیکھتا, اور پاکستان اور افغانستان کا الگ ڈیسک ہے جو پاکستان اور افغانستان کو دیکھتا ہے, اور وہ پاکستان کو افغانستان کی نظر سے دیکھتے ہیں اور افغانستان کو پاکستان کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ 2 ملکوں کے لیے وہاں ایک الگ ڈیسک ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. اب وہ ہمیں انڈیا, بنگلہ دیش, ساؤتھ ایشیا ریجن کے ساتھ وہ ہمیں ڈیل نہیں کرتے, اور یہ پالیسی کوئی ٹرمپ کی نہیں تھی, یہ اوباما کی تھی, اور اس سے پہلے 9/11 کے بعد یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہم اس ڈیسک سے الگ ہو گئے. اسی لیے امریکہ کی جو ساؤتھ ایشیا کی پالیسی ہے اس میں پاکستان ہمیں ہمیشہ مائنس نظر آتا ہے, اور وہ مائنس اب بھی نظر آئے گا, جیسے کہ ابھی انیکا نے کہا کہ انہوں نے ڈو مور کی بات کی. باقی یہ بات پاکستان میں جو تبدیلی کے نام پر حکومت آئی ہے اس کے لیے ایک بڑی اگزامپل ہے کہ اگر کوئی تبدیلی کے نام پر حکومت میں آئے تو اس کے لیے ایک دن بھی بہت ہوتا ہے تبدیلی لانے کے لیے. تبدیلی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے بھی ایک دن میں اپنے ایگزیکٹو آرڈرز کر لیے تھے, چاہے وہ امپلیمنٹ ہوئے یا نہ ہوئے, لیکن انہوں نے اپنی سوچ کلیئر کر دی تھی. اور اگر آج جو بائیڈن بھی تبدیلی کے نام پر اس کو انڈو کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک دن بہت ہے. یہ جو ہمیں راگ سنایا جاتا ہے کہ تبدیلی کے لیے بڑے سال چاہیے اور بڑی دہائیاں چاہیے اور ایک دن میں تبدیلی نہیں لا سکتے, میں ایک دن میں ریاست مدینہ کہاں سے بنا لوں, انہیں سمجھائیں کہ جنہوں نے بنانی ہوتی ہے نا ان کے لیے ایک دن بھی بڑا ہوتا ہے حکومت کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرینڈلی رجیم امریکہ کی پاکستان میں نہیں آئی, امریکہ میں نہیں آئی ہے. یہ پاکستان کا جو ہنی مون تھا ٹرمپ کے لیے, جو ہم سالسی کے لیے ایک ہنی مون پیریڈ تھا جس میں ہم کچھ لے سکے یا نہیں لے سکے, میں اس پہ بحث نہیں کرتا. ہم تو 9/11 کے بعد بھی کچھ نہ لے سکے, اور میرا مطلب ہم نے مفت میں ہی اٹے بھی دے دیے اور سب کچھ دے دیا, کیونکہ ہمارے یہاں مصیبت یہی ہے کہ جب امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے ہمارے یہاں ایسی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت میڈیشن کا فائدہ یا اس کے ایڈوانٹیجز نہیں لے سکے تو جو بائیڈن تو پھر ان سے بہت آگے کی پالیسیوں پر کام کرتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے بہت انفرینڈلی رجیم ہوگی. عائشہ مزمل صاحب فرما رہے ہیں مطلب ایک ٹرائی اینگل ہے نا, جس میں ایک پاکستان, امریکہ اور یہاں پر انڈیا, پھر ایک طرف چائنا, انڈیا اور امریکہ. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں جو بائیڈن کی پالیسیز کو؟ زریاب, جو بائیڈن کی پالیسی ہمیں ماضی کا عکس تو دکھے گا ہی. جو بائیڈن کی ایک تو
जानते बहुत अच्छी तरह हैं। इस खित्ते की सियासत को भी, दुनिया की सियासत को भी अपना 50 बरस का सियासत है, फिर सेनेटर से सदर तक का सफर है। बड़े चैलेंजेस उनके लिए अमेरिका के अंदर अभी फिलहाल तो होंगे। उनको एक बैलेंस लाना है सोसाइटी के अंदर, जो कशीदगी और तनाव मौजूद है, और इस तरह के इकदाम उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि मैं सबका सदर हूँ। फिर कोरोना के मामले को लेकर यूरोप के करीब हो रहे हैं जब हम बात करते हैं माहौलियात को लेकर, ये सब मामला अपनी जगह जिनके ऊपर बात भी किया। लेकिन मैं इसी हवाले पे जो भी हमारे लास्ट 2 गेस्ट ने बात की, जिस वक्त बराक ओबामा सदर थे, ये नायब सदर थे, उस वक्त पे 2011 पाकिस्तान के साथ गुजरा है, वो बहुत ही स्ट्रेस वाला साल था। जनवरी में आगाज होता है रेमंड डेविस से और नवंबर में जाके आखिर होती है उसकी सलाला, अगर आप लोगों को याद हो। उस दौरान में जो वहां पर लोग मौजूद थे, आज वो बाइडेन की काबीना का हिस्सा है, यानी कि हुकूमत का हिस्सा है। एक अभी ऊपर अनीका जिक्र करती है जनरल लॉयड ऑस्टिन का, जो सलाला ऑपरेशन डील कर रहे थे, सेंटकॉम कमांडर थे, और राइट नाउ ही इज अब वजीर दिफा हैं। इसी तरह से जब रेमंड डेविस का वाकया हुआ तो एवरिल हेंस जो थी डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी, एंड राइट नाउ नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं। सो हमें ये देखना है कि उस वक्त पर हमारे उनके साथ ताल्लुकात क्या थे, मामलात और सूरत हाल क्या थी। गो कि ह्यूमन राइट्स को लेकर बाइडेन भी और हैरिस भी कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक पर माजी में हमेशा बहुत आवाज उठाते रहे हैं, मगर अमेरिका के लिए ऑब्वियसली अमेरिका फर्स्ट है। दुनिया भर में जो उनके मामलात हैं वो उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। अभी जिस तरह जिक्र भी हुआ कि कुछ पॉलिसीज वैसे ही चलेंगी जैसे माजी में चलती रही हैं, और कुछ मुतालबात वही होंगे जो कि माजी में भी होते रहे। और जहां जहां पे बारीकियां मौजूद हैं, कुछ ऐसी कशीदगी और इख्तिलाफात हैं पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, वो मजीद उसी तरीके से अब आगे हमें दिखेंगी। मैंने स्पेसिफिकली 11 का जिक्र किया है, 3 बड़े अहम वाकयात हैं 11 के। मई का एबटाबाद वाला वाकया भी था। सो ये तीनों वाकयात, और इस दौरान जो हमारी कम्युनिकेशन वहां पर रही, जिस तरीके से उनकी हैंडलिंग रही, और इस वक्त करीबन बहुत से लोग इस काबीना के अंदर बाइडेन के साथ वही मौजूद हैं। फिर भारतीय असर बहुत ज्यादा है, 17 ऐसे लोग हैं जिनका भारतीय ओरिजिन है। सो उनका असर भी होगा, नजर भी आएगा। और भारत के साथ जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, तो अमेरिका के ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, ये ठीक है, मतलब आशा भी कह रही है कि अमेरिका के लिए, चूंकि अमेरिका सबसे पहले है, लिहाजा उसके लिए ये इंपॉर्टेंस इस तरह से खित्ते में कि फायदा उससे किसको पहुंच सकता है, ये उसके लिए मैटर नहीं करता। कौन से खित्ते या कौन सा डिपार्टमेंट अमेरिका को कहां कहां पर एडवांटेज दे सकते हैं, अमेरिका उसकी तैयारी करके बैठा है। फिर चाहे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर नए नौमुंतखब सदर जो बाइडेन हो, सबसे पहले ये देखना है कि अमेरिका के मफादात किस खित्ते के साथ, किस मुल्क के साथ, किस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं। मुझे बने एक ब्रेक की तरह, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कि पाकिस्तान के मफादात कहां पर हैं, कि हमारी खारजा पॉलिसी कहां पर स्टैंड करे, क्योंकि डिसइन्फोलैब का मामला एक बार फिर से मंजर यहां पर उठ चुका है। वेलकम बैक। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन की डिसइन्फोलैब की जानिब से मजीद ये कुछ इंकशाफात सामने आए हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उसका सिलसिला ताहाल जारी है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो आलमी राय है उसे तब्दील करने में साउथ एशियन डेमोक्रेटिक जो है वो 2011 से उसके साथ मसरूफ था। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इन्फोलैब की जानिब से इंकशाफ के साथ फोरम के तमाम डायरेक्टर्स मुस्ताफी हो गए हैं। मतलब ये कि ये मामला अब इतना तूल पकड़ता जा रहा है, जिस तरह से की बदनामी हो रही है, डायरेक्टर्स ने इस्तीफे दे दिए हैं और वो अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है? डिसइन्फोलैब, जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, वो बाहर बैठी एक कंपनी है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह भारत का प्रोपेगेंडा है वो खुलकर सामने लेकर आ रही है। हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, हमारी खारजा पॉलिसी किस तरह से काम कर रही है, क्या वो तमाम तरह हकाइक जिस तरह से हमें ग्राउंड रियलिटीज के साथ काम करना चाहिए हम उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं? नासिर चौथाई साहब। नहीं, मेरा ख्याल है हम प्रोएक्टिव नहीं हैं जी। हाँ, डिसइन्फोलैब हमारे सामने आ गया, बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा, यूरोप के लिए तो ख़तरनाक। और यूरोपीय गवर्नमेंट ब्रसेल्स वाले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे वो, और यकीनी तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। इसी वजह से लोग जो डायरेक्टर्स हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, ये एक तो सामने आ गया, ये एक मिसाल है, और दर्जनों मिसालें हैं। अगर आप कभी ट्वीट पे जाएं, सिस्टम्स पे जाएं सोशल मीडिया के, तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के बारे में कि जो यकीनी तौर पर पेड एजेंट्स करते हैं। वो हो सकते हैं इंडिविजुअल हो, वो हो सकते हैं कोई ग्रुप हो, वो हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप हो, वो हो सकता है कि कोई इसी तरह का कोई साइट वाइट हो। ऐसी बहुत सी साइट्स हैं। हमारे कई शहरी हिंदुस्तान में बैठकर, तारिक नाम है उसका, लोग जानते होंगे,
وہ ایک اپنا ویب سائٹ چلا رہا ہے پاکستان کے خلاف اور اس کا خیال ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، حالانکہ اس کو گئے پاکستان سے 12 سال ہو گئے، اس کو پتہ نہیں بندر روڈ کا نام احمد جناح روڈ ہے، یہ پتہ نہیں ہے اس کو. تو یہ بھی ہو رہا ہے، اور جو چاہے کہہ رہا ہے پاکستان کے بارے میں، جس طرح چاہے. ہماری خارجہ پالیسی آج بھی اگر آپ دیکھیں فارن منسٹر کو تو وہ ویکسین کی بات کر رہے ہیں. ویکسین کی بات کرنی تھی مشیر صحت کو، وہ ویکسین کی بات کر رہے ہیں. بتا رہے ہیں بات کی چین کے وزیر خارجہ سے، انہوں نے کہا میں 5000. تو مجھے لگتا نہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی پرو ایکٹیو ہے. جنرل صاحب، کشمیر کے حوالے سے بات ہو یا انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ آج تک کیا، ہمارے وزیر خارجہ تو اب نئے صدر امریکی صدر سے اپنی کچھ امیدیں وابستہ رکھ رہے ہیں. کیا انہیں خود سے نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں پر لیگ کر رہے ہیں؟ جنرل صاحب، میں اسی سوال کے ساتھ آپ کی طرف آتی ہوں کچھ دیر میں. عائشہ، ذرا میں یہ کہوں گی کہ حقائق رکھتے ہوئے بھی کیس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، جیسے ابھی این بی سی نے بھی کہا ہم یہ نہیں جانتے. حالانکہ سفارتکاری ایک پیچیدہ ہو سکتا ہے تھوڑا، بٹ اتنا مؤثر ذریعہ ہے کہ آپ دوست کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اپنے امیج کو انہانس کرنے، اور دشمن کو بڑے پیار سے مات دے سکتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو 3 کمیٹیاں ملی ہیں. ذریعہ 2 سال کے لیے وہ ان کی سربراہی کرے گا، اور بڑی اہم ہے. طالبان سینکشن کمیٹی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی اور لیپا سینکشن کمیٹی ہے، جن میں سے پہلی دونوں جو ہیں پاکستان کے لیے بڑی یہ تشویش کی بات ہے کہ ان 2 کی سربراہی بھارت کے پاس ہوگی، اور وہ ہمارے لیے پرابلمز کھڑی کر سکتا ہے. فیبرری میں ہم فیکٹرز میں جا رہے ہیں، معاشی پرابلمز ہیں، لیکن یہ معاملہ یہاں نہیں. ہم اگر براڈر کینوس میں بھی چلے جائیں تو پاکستان کو دقت ہے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں. 20 سال پہلے جو ہم براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہم خود ان کے پاس جا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کیا پریزنٹ کر رہے ہیں. ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کشمیر دیکھ لو، کیا ہم 70 سال بعد بھی یکسوئی سے اپنے کیس کو بہتر طور پریزنٹ کر پا رہے ہیں کہ دنیا ہمیں بائک کر رہی ہو، ہماری بات کو سمجھ رہی ہو؟ کہیں کوئی پرابلم ضرور ہے، ہماری توجہ اس جگہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا امیج دنیا نے دیکھنا ہے. ہم دنیا کے ڈیفرنٹ انڈیکسز پر کہاں کھڑے ہیں بینگ پاکستان. دس میٹرز اے لاٹ، جس کے اوپر توجہ کم ہے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سیلف انالیسس کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بھارت اپنا جھوٹ بھی سچ بنا کر پیش کرتا ہے، ہم اپنا سچ بھی اس طرح سے ظاہر نہیں کر پاتے. دیکھیے ضریاب، ابھی ضرورت یہ تھی کہ جس پروسیس کو بھارت نے جھوٹ اور فیبریکیٹڈ طریقے سے چلایا، اسی کو اب سچائی کے طور پہ ریورس پہ چلانا ضروری تھا. آپ کو بھی اپروچ کرنا چاہیے تھا بعض ان کو تھنک ٹینکس وغیرہ کو، تاکہ ان سے آرٹیکل لکھوائے جاتے، ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا جاتا جو ان کے اعلی کار بنے رہے، جیسے 7 فورم تھا اسپینگانی چلاتا رہا، یا یہ ابھی کرسٹن فیئر والا نکلا ہے، یہ بھی تھنک ٹینک چلا رہے تھے. وہ مختلف چیزیں ان کو ریورس آرڈر میں آپ کو چلانا ہوگا، اور یہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر یہ چیزیں چلنی چاہیے. آپ اوتھینٹک قسم کے تھنک ٹینکس کو انگیج کریں تاکہ یہ چیز پھیلے. لیکن دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا ایک امپیکٹ آپ کے ملک میں آتا ہے، اور آپ کے اپنے لوگ اعلی کار بن کے ان چیزوں کو پھیلانا شروع کرتے ہیں. تو اب بیٹل فیلڈ یہ بن چکی ہے، یہ جنگ کا ہتھیار بن چکا ہے. اس کے اوپر قانون جو بنانے کی ضرورت ہے، وہ ڈیفیمیشن یا اس طرح کے قوانین سے گزارا نہیں چلتا. اس کو وار کرائم کی شکل میں اگر آپ ڈیل کریں گے اور اس پہ قوانین اس طرح کے بنیں گے تو ملک میں پھر سزا دینا اور اس چیز کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا. انیکا ودن 40 سیکنڈز پلیز کوکلی. دیکھیں ذریعہ، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم لوگ بالکل کمپلیٹلی ناکام ہو رہے ہیں. ایک جگہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ہمارے موقف کی تائید کی جا رہی ہے کشمیر کے اوپر، دوسری جگہ پر فورن پالیسی اور بڑے بڑے جریدے، اکانومسٹ جیسے جریدے جن کو بڑا دنیا کے اندر اچھا اور بڑا ایک کنسیڈریبلی ریلائبل جریدے سمجھا جاتا ہے، وہ ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں. EU کی آپ جو ساؤتھ ایشین ڈپلومیٹک فورم کی بات کر رہی ہیں، وہاں اب لوگ ڈائریکٹرز آہستہ آہستہ ریزائن کرنا شروع کر گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں سنا جا رہا، لیکن یاد رکھیے کہ 15 سال کی ایک بڑی طویل جدوجہد جو کہ بھارت نے ہمیں ملائن کرنے کے لیے کی اور ہمارا چہرہ جو ہے وہ مسک کرنے کے لیے کی، اب اس کو ایک دم سے ہم لوگ الٹا نہیں سکتے. لیکن اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو فورن آفس اور فورن منسٹر صاحب ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھے بیٹھے فورن پالیسی چلاتے رہے. ان کو مختلف ممالک میں جانا ہوگا اور وہاں جا کے مزمل صاحب کو کلپ پلیز، میرے پاس 10 سیکنڈز ہیں. اچھا، میں تو صرف یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر کنسنسس پیدا کیا جائے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، اور پھر ان کو دنیا میں بھیجا جائے تاکہ کوئی سیولین چہرہ اس کا سامنے آئے، پارلیمانی وفود بھیجے جائیں. یہ اکیلی حکومت کی سولو فلائٹ جو ہے اس معاملے میں ہمیں لیٹ ہو گئی. صحیح، حکومت سولو فلائٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، لہٰذا تمام سٹیک کو آن بورڈ لینا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.